नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। ये हफ्ता तो देखिए बीत गया बाजार का, लेकिन अगला हफ्ता कैसा रहेगा? कोई टैरिफ तो नहीं आया, जब आएगा तब देखा जाएगा। दूसरी बात, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है। अब एक एक कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। अर्निंग्स पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, कमेंट्री पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे बाजार कैसे चलेगा। और भी कई फैक्टर्स हैं जो बाजार को इम्पैक्ट करेंगे। उनको ध्यान में रखते हुए अगले हफ्ते की हम तैयारी करेंगे। किस सेक्टर में उम्मीद बंधेगी, किन शेयरों में कमाई हो सकती है और क्या रणनीति आपको रखनी चाहिए। ना सिर्फ फायदे की बल्कि कोई नुकसान ना हो, ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स के रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और न सिर्फ ये सारी बातें आपसे करेंगे बल्कि हमारे दर्शकों के सवाल भी लेंगे। बहुत सारे सवाल रहते हैं दर्शकों के मन में, पर्टिकुलरली जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनके बारे में। तो चलिए, ये सारी बातचीत तो होने जा रही है, लेकिन उससे पहले इस कारोबारी हफ्ते पे ज़रा एक नज़र डालते हैं कि ये पूरा हफ्ता रहा कैसे। तो देखिए, बाजार की चाल इस हफ्ते कैसी रही है। सेंसेक्स की बात करें, 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ये हफ्ता क्लोज हुआ। निफ्टी में वो गिरावट ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की हो गई। निफ्टी बैंक में ज़रूर ये 0.5% तक सीमित रही। मिड और स्मॉल कैप के लिए गिरावट और ज़्यादा थी। स्मॉल कैप में 1.5% तक की, तो मिड कैप में ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट इस हफ्ते देखने के लिए मिली। तो कुल मिला के ये पाँचों इंडाइसेस आपको बता रहे हैं कि बाजार के लिए हफ्ता अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? थोड़े कारण तो यहीं पे दिख रहे हैं। एफआईआईज ने कुल मिला के बिकवाली की पूरे हफ्ते में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, और ये 10 जून तक का डेटा। तो एफआईआईज की बिकवाली अभी भी कंटिन्यू है और वो बाजार पे दबाव बनाती है। हालांकि उसके अगेंस्ट में डीआईआईज खरीदारी करते हैं। 8,844 यानी ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा टच करने के लिए चला जाता है। 10 जून तक का ये भी आंकड़ा है, लेकिन बावजूद उसके बाजार में उतना संतुलन या उतनी तेज़ी हमने आते हुए नहीं देखी। अब थोड़ा सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि बाजार कैसा चला। कुछ और चीज़ें आपको इस हफ्ते की हम दिखा देते हैं, बाजार में किस तरीके की रही। तो हमने देखा कि जो टॉप इंडाइसेस हैं वो तो उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल किस इंडेक्स ने कैसा किया वो आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। हाँ, देखिए, जो अभी तो हमने आपको दिखाया है सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन पर्टिकुलर किस सेक्टर में कौन कौन से शेयर्स चले या कहाँ कहाँ थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली, अगर वो डेटा भी हम आपके लिए ला पाएंगे तो वो आपके लिए दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल चलिए अभी हम दिखाएं उससे पहले अब कुछ कॉल्स ज़रूर हमारे पास आने लगे हैं, लेकिन उससे भी पहले ज़रा अगले हफ्ते की रणनीति बना लेते हैं और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। तो पंकज साहब, ये हफ्ता तो नहीं अच्छा रहा बाजार के लिए, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अगले हफ्ते में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। विपिन जी, थ्रू आउट द वीक ये हफ्ते में खिलाड़ी भी खेल रहा था, तभी एक रेंज हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट वीक भी। तो 25,350 से 25,400 की जो रेंज थी वो काफी डिसाइसिव रेंज थी। आज ओपनिंग में ही वो रेंज तोड़कर एक नीचे का कारोबार किया है। पूरे दिन भी अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी बाइंग इंटरेस्ट कहीं दिखा नहीं है, फॉलो थ्रू सेलिंग ही दिखी है। मुझे लगता है कि ये सेलिंग डेफिनेटली कुछ ना कुछ कह रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सेफर साइड में रहना चाहिए इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी में गिरावट जो है वो तेज लग रही है। 25,208 दिन की लोअर लेवल के ऊपर बंद हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है कि अगले हफ्ते से जो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, जो एक्चुअल नेक्स्ट वीक में चालू होगा, तो उसके भी मायने काफी बड़े रहेंगे और मार्केट में जो है वो सीमित दायरों में कारोबार देखने मिल सकता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे जहां पे अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग भी देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं विपिन जी, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है निचली लेवल से, बट ओवरऑल अभी भी ये 20 डेमा के नीचे ये ट्रेड कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं 56,900 की लेवल की बात कर रहा था, आज ठीक उसके 10 पॉइंट नीचे फ्यूचर्स में क्लोज हुआ है। तो मेरे हिसाब से इंडाइसेस में जो ट्रेड रहेंगे थोड़े से रिस्की बन सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शंस है उसके अंदर कुछ कहानी बन सकती है। तो फिर चलिए उसी पे फोकस कर लेते हैं। तो कहाँ आपकी नज़र रहेगी सर नेक्स्ट वीक?
जी सर, मैं थोड़ा सा बैलेंस जाना चाहूंगा। एक जो ट्रेड है थोड़ा सा कंडीशनल रहेगा, लेकिन सेलिंग साइड में आयशर मोटर्स में सेलिंग की सलाह रहेगी 5590 के नीचे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5656। टारगेट जो है 5510 और 5450, इस तरीके के दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और एक सेफ बेट है जो कि थ्रू आउट द वीक काफी चर्चाओं में रहा हुआ स्टॉक है, तो वो स्टॉक है बाय करना है इटरनल फ्यूचर्स का। जिस तरीके का चार्ट सेटअप है अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह रहेगी 263.50 में। स्टॉप लॉस जो है 257 का रखना है। टारगेट 273 तक के देखने मिल सकते हैं। इसको थोड़ा सा होल्ड करना होगा दोनों स्टॉक्स को सर। ठीक है जी, तो दोनों ही फ्यूचर्स के स्टॉक हैं, ये ध्यान रखिएगा। इटरनल फ्यूचर को बाय करने की सलाह है, टारगेट होंगे 273 के और 257 का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आज की जो CMP है वो 263.50 थी। दूसरी तरफ एक सेल कॉल है, वो भी फ्यूचर्स में है, आयशर मोटर फ्यूचर्स में, और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस है वो 5656 का है। टारगेट्स आप लेकर चलेंगे 5510 से 5450 के, 5450 के। तो ये दो स्टॉक जहां पर पंकज जी नज़र रखेंगे इस वीक। चलिए जी, ये हो गई कि क्या रणनीति रखनी है, किन स्टॉक्स पे नज़र रखनी है। और अब हम अपने कॉलर्स के सवाल लेना शुरू करते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी, और कॉल आया है नई दिल्ली से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल बताइए। विपिन जी और पंकज जी, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं, आप ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ज़रूर ज़रूर। एक तो आरके फोर्जिंग है सर, 60 शेयर है 700 रुपए के हिसाब से। ओके। और एक जो है वो है गरीब कॉटन है, 200 शेयर है 205 के हिसाब से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा सर राजेंद्र जी आपसे बात करके। दोनों ही सवाल आपके लेते हैं, ग्रीव्स कॉटन और आरके फोर्जिंग। सिर्फ ये है कि दोनों में थोड़ा थोड़ा लाल निशान नज़र आ रहा है। चलिए, ग्रीव्स कॉटन अभी सामने स्क्रीन पर है, तो पहले बात ग्रीव्स कॉटन की ही कर लें। 205 रुपये में खरीदी आपने 200 शेयर, लेकिन थोड़ा सा मामूली से नुकसान है इस वक्त, करीब 3.5 पौने 4 रुपये का। पंकज साहब, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? जी, डेफिनेटली पिछले हफ्ते में ये पूरा एक कंसोलिडेशन की फेज में रहा हुआ है। ऊपरी स्तर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 205 रुपए से लेके निचली स्तर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 198 रुपए तक की एक रेंज दिखाया है, और उसी दायरे में ये चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक की जो तासीर है काफी स्ट्रांग है, काफी हाई बीटा वाला स्टॉक है ये। डेफिनेटली इनके रेंजेस जो है, एक बार अगर ये 205 की लेवल अगर क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है कि 225 240 तक की लेवल्स यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकती है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर इसको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता है इसमें। स्टॉप लॉस कोई सर? सर, इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 195 की अगर क्लोजिंग देता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी वहां पे। लेकिन आप अगर लंबे निवेशक है तो उसको 180 तक का एक स्टॉप लॉस आप इसको मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके जी, दोनों लिहाज से बता दिया। यहाँ पे 180 का अगर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में क्या कह रहे हैं सर कि 225 के ऊपर अगर ये निकल गया आज, तो फिर आपको ये आगे 240 तक के भी स्तर दिखाएगा। 205 तक का तो कह सकते हैं अभी, और 180 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। दूसरा आपका जो राजेंद्र जी शेयर था वो था आरके फोर्जिंग, और यहाँ पर आपके पास 60 शेयर हैं 700 रुपये के भाव पे। यहाँ थोड़ा नुकसान ज़्यादा है, करीब करीब 40 रुपये के आसपास, 39 रुपये 5 पैसे का। तो इसमें क्या कर सकते हैं राजेंद्र जी? पंकज जी क्या सलाह देंगे इन्हें? सर देखिए, इसके अंदर वॉल्यूम के कंसर्न्स हाल फिलहाल में देखने मिल रहे हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम कल गेन हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके का मार्केट में रिएक्शन देखने मिला है उसके बदौलत ये 4% टूटता हुआ नजर आया है। आरएसआई में निगेटिव डाइवर्जन लग रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए 640 का। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो 640 का आप इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और ऊपरी लेवल में इसमें बड़े रेंजेस तो नहीं दिखते हैं, लेकिन डेफिनेटली 680 और 700 रुपए तक की रेंज यहाँ पे एंटिसिपेट होती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा सा रिस्की बेट रहेगा, पर होल्ड करना चाहिए इसको। होल्ड कीजिए फिर राजेंद्र जी। देखिए, नुकसान तो यहाँ भी ये 40 रुपये के आसपास का, तो अगर ये पहुँच जाता है ये थोड़ा ऊपर, 640 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 680 से 700 के अगर ये दिखा देता है टारगेट्स, तो आपका नुकसान कम हो जाएगा, मतलब घाटे की भरपाई हो जाएगी आज के भाव के हिसाब से। और फिर तब एक बार दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है राजेंद्र जी, कोई और सवाल आपका?
चलिए ठीक है, राजेंद्र जी के लिए ये सलाह हो गई हमारी। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर मोहित फ्रॉम लुधियाना। मोहित जी स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे। हाँ जी, मेरे पास ड्रीम फोक सर्विसेज के स्टॉक्स हैं 259 की प्राइस पे। तो 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ। और एक पूछना था कि मैं करंट प्राइस पे क्या एवरेज कर सकता हूँ। और ओके ठीक है, ड्रीम फॉक्स यानी वो कंपनी जो कि मैनेजमेंट करती है लाउंजेस जो आप देखते हैं एयरपोर्ट्स पे उनका, और ये 259 की खरीदारी और 200 शेयर इनके पास फिलहाल ऑलमोस्ट 100 रुपये का घाटा यहाँ लग गया है। अब पंकज जी इनके 2 सवाल हैं, क्या करें। एक तो अभी मौजूदा जो आपका लॉस है वो तो, और पूछ रहे हैं कि क्या इसको मैं थोड़ा और एवरेज कर लूँ यहाँ पे। सर देखिए, ये लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले। काफी ऊपर की लेवल से ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया है। पिछले 1 साल में काफी लंबा डिटोरिएशन इस स्टॉक के अंदर हम लोगों ने विटनेस किया है, और अभी भी इसकी जो गिरावट है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो इसके अंदर 150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर इसके अंदर आप बने रहे। एवरेजिंग की कोई सलाह नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए अगर देख रहे हैं इसको, तो मेरे ख्याल से बेटर टू एग्जिट है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर कोई फ्लूक आता है मार्केट में, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 10-15 रुपए बढ़ जाए, बट इसके अंदर कोई बड़ी स्टोरी नजर नहीं आ रही है सर। ठीक है जी, तो मोहित जी फिर एक ही तरीका है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 150 का, वो टूटा तो आपको इससे निकलना ही निकलना है। ये इतना हो सकता है जैसा कह रहे पंकज साहब, 10-15 रुपये कहीं यहाँ से ऊपर चढ़ जाए तो वो आप उस पोजीशन पे निकलेंगे तो थोड़ा सा घाटा आपका कम होगा, नुकसान कम होगा, बस यही कहा जा सकता है। बाकी चार्ट्स पे काफ़ी वीक है, 1 साल से नीचे ही नीचे जा रहा है। आपने खुद अभी स्क्रीन पर देखा, बहुत ज़्यादा समय तक इसमें अटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर ओम प्रकाश, और आपने कॉल किया है बेंगलुरु से। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या शेयर्स हैं आपके पास। हाँ नमस्कार विपिन जी। नमस्कार सर। पंकज जी को भी नमस्कार। सर मेरे पास जो है ना ये एशियन, मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ। मैं काफी जितने भी शेयर्स है मेरे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। बहुत बढ़िया तो सर। मेरे पास, हाँ जी, तो एक तो मेरे पास एशियन पेंट्स है, 430 शेयर्स है, 2672 की प्राइस पे। तो ये 3600 से यहाँ तक आ गया है एक साल के अंदर। तो आगे क्या करना चाहिए। और थोड़ा मुझे ये टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, उनमें क्या करना चाहिए आगे, थोड़ा बताएंगे। जरूर जरूर प्रकाश जी जरूर, लेकिन एशियन पेंट्स की बात कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका मामला। फिर से हाँ इनका सवाल लेके आइए। तो 3600 से यहाँ तक का ये जो गिरावट, तो बड़ा कुछ हुआ पेंट इंडस्ट्री में पिछले 1 साल के अंदर। 2 बड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर उतरे, और एशियन पेंट्स वंस अपॉन अ टाइम ब्लू आइड बॉय, उसका शेयर हम नीचे जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन पंकज जी बड़ा सवाल ये होगा कि क्या एशियन पेंट्स की कहानी यही हो गई है अब, या एक कमबैक करेगा और वापस से एक समय में जो जितना चहेता स्टॉक था अपने सेक्टर का, ये फिर से वैसे रंगत दिखाता हुआ नजर आएगा। सर डेफिनेटली कंपटीशन काफी हाई है। वाटर बेस्ड कलर भी आ रहे हैं। मैं फंडामेंटल्स की इतनी जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी वाटर बेस्ड कलर की वजह से और क्रूड की इम्पैक्ट, ये वाटर बेस्ड बनाते नहीं है, और क्रूड का जो वोलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट ये स्टॉक के ऊपर हमेशा देखने मिलता है। लेकिन वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है डेफिनेटली। इसकी रेपुटेशन को हम कहीं हार्म नहीं देख सकते हैं यहाँ पे। समय जरूर लगेगा, बट स्टॉक विल डेफिनेटली रिकवर। मुझे लगता है कि डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे 2530 का अगर लेवल एक बार क्रॉस करता है तो एक नॉन स्टॉप रैली इसके अंदर देखने मिल सकती है। बट तब तक ये स्टॉक जो है थोड़ा सा डिजीनेस दिखा सकता है। मेरे हिसाब से सेक्टर का लीडर स्टॉक है, डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं यहाँ पे, तो इसमें 2350 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें और इसको होल्ड करें। अगर आप लंबे निवेशक है तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओम प्रकाश जी ने जैसा कहा कि लंबे समय से वो तो रुकना ही चाह रहे हैं, ऊंचाइयां भी देखी उन्होंने उसको। तो ओम प्रकाश जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब अभी के लिए मैं सिर्फ ये बात कहूंगा जैसा पंकज जी ने भी कहा, क्योंकि टेक्निकली आपको बता रहे हैं, तो 2530 वो लेवल होगा जो ये ब्रीच करेगा तो फिर इसमें एक लॉन्ग टर्म रैली आएगी। मतलब फिर ये आप जिन स्तरों की बात कर रहे हैं उस तरफ चल निकलेगा। कितना समय लेगा, क्या करेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप तो चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ही, तो 2350 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए
2530 रुपए की तरफ नजर रखिए। उसको क्रॉस कर गया तो उसके बाद ये अच्छी रफ्तार और ऊंचाइयां दोनों दिखा सकता है अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक। नंबर 2, 2 शेयर आपने बोले थे जो कि दोनों ही आईटी क्षेत्र के शेयर हैं, नतीजे आने शुरू हो गए हैं। टीसीएस के तो नतीजे आ भी गए, हालांकि बाजार उससे उतना खुश हुआ नहीं। तो एक टीसीएस और एक टेक महिंद्रा, पंकज जी ये 2 शेयर्स भी इनके पास हैं, इसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। सही, देखिए आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स टीसीएस में देखने मिले हैं आफ्टर रिजल्ट्स, काफी डिसअपॉइंटिंग है रिजल्ट्स। और जो हेलो, हाँ जी, जिस तरीके से ये रिजल्ट्स इन्होंने दिया है और कमेंट्री भी आई है, थोड़ी सी नागवार गुजरी है मार्केट को। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर ये भी लीडर स्टॉक है। अभी डॉलर इंडेक्स के अंदर भी काफी उथल पुथल मची हुई है और जो प्रोस्पेक्ट्स है इनके आगे के वो बहुत क्लियर नहीं है, तो जिसके चलते ये स्टॉक टूट रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपकी कैपेसिटी हो और ये स्टॉक कहीं 3050 और 3100 की रेंज में अगर आता है तो एक ऐड करने की सलाह रहेगी। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा पेन देखने मिल सकता है, लेकिन आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर दोबारा अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं। 3500-3600 की लेवल जो है आने वाले दिनों में डेफिनेटली देखने मिल सकती है। लगे हाथ तो टेक महिंद्रा भी सर बता दें। जी सर। सर टेक महिंद्रा का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, एक राउंडेड टॉप का एक फॉर्मेशन दिया और 200 डेमा के आसपास ये अभी फिलहाल आकर सेटल हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। डेफिनेटली इसको भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। सेम सिनारियो है कि डॉलर इंडेक्स और बाकी सारी चीजें आईटी के अभी फिलहाल फेवर में नहीं है, तो हो सकता है कि ये 1560-1580 की लेवल एक बार दिखाए, वहां से और एक एडिशन ले सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अगर आप निवेशक है तो बने रहे, 1750 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर जरूर देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों ही स्टॉक, क्योंकि आपने पूछा ही था लॉन्ग टर्म के लिए, तो टेक महिंद्रा भी और टीसीएस भी, जिसमें टीसीएस तो डेफिनेटली अपने टॉप ऑफ द लेडर है, तो दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह। नियर टर्म टारगेट्स भी दे दिए पंकज जी ने, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म रखना है तो फिलहाल होल्ड कीजिए, रखिए। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर बिस्वजीत चैटर्जी फ्रॉम कोलकाता। सर बहुत स्वागत है आपका, क्या शेयर्स हैं आपके पास? हेलो हेलो, सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा 200 शेयर है सर। मेरा है IRB इंफ्रा, एक तो है 65 रुपए से मैंने 600 क्वांटिटी बाई किया हूँ, और NHPC का 107 रुपए से 200 शेयर बाई किया हूँ सर। तो अभी सर इसको क्या करूँ, होल्ड करूँ या सेल करूँ या कुछ ऐड कर सकूँ इसके अंदर? ठीक है जी, चलिए तो पहले IRB इंफ्रा देख लेते हैं। आपका 600 शेयर हैं, 65 के भाव पे, थोड़ा लॉस था 17 रुपए 40 पैसे का, तो यहाँ क्या करेंगे पंकज जी? सर देखिए, IRB बार बार 50 के लेवल पे आके रेजिस्ट आ रहा है और नीचे की लेवल अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये 47.50 की रेंज में है। ये स्टॉक आकर सेटल होता है। मुझे लगता है कि ये एक इसका बेस फॉर्मेशन है, यहाँ से स्टॉक को रिवर्सल होना चाहिए आइडियली, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इसको मेंटेन करके चले 45 रुपीज का, और ऊपरी लेवल में एक टारगेट यहाँ पे 55 तक के देखने मिल सकते हैं। ये स्टॉक पिछले 2-3 हफ्तों में काफी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 55 रुपए तक की यहाँ पे स्पेस बनती है। स्टॉप लॉस बेहद छोटा है, 45 रुपए का होल्ड करने की सलाह रहेगी। 45 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ IRB इंफ्रा को होल्ड कीजिए, टारगेट 55 के। और दूसरा सर इन्होंने पूछा NHPC 107 के भाव में 200 शेयर। जी सर, ये भी स्टॉक मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर में चल रहा है। स्विंग हाइस के करीब करीब आकर वहीं सेटल होता है, फिर दोबारा गिर रहा है। मुझे लगता है कि इसके एक लेवल है 90 की, अगर ये एक बार क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 110 रुपए तक की लेवल्स यहाँ पे जरूर देखने मिल सकती है। बशर्त इसका स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट रखना चाहिए 84 रुपीज का। मीनवाइल इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए 84 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 110 रुपए के टारगेट्स पर नजर रखिए। ये कहानी हो गई NHPC की, और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल रहेंगे और पंकज जी से जवाब लेंगे उनका। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते, और हम ले रहे हैं आपके सवाल। पंकज जी उनके जवाब देने के लिए हैं हमारे साथ। अगले कॉलर आगे हमारे साथ मिस्टर लक्ष्य गुप्ता, और कॉल है नई दिल्ली से। लक्ष्य जी स्वागत है आपका, बताइए सर क्या शेयर्स हैं आपके पास?
सर मेरे पास EIL है, EIL लिखा है आपका 220, 73 शेयर्स है, और कैनरा बैंक है 114, 131 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। कैनरा बैंक पहले लेते, सामने है 131 शेयर, 114 का भाव, 2 रुपए का घाटा हर शेयर पर। तो सर क्या करना चाहिए कैनरा बैंक में, पंकज जी? जी, कैनरा बैंक ये हमेशा से एक पसंदीदा स्टॉक रहा है सर। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहता है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली 125 135 तक के भाव यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा समय बैंकिंग के लिए ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं PSUs में, तो थोड़ी गिरावट दिख जरूर रही है, लेकिन इसको 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहे। लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक है, अगर इसको 3-4 साल अगर आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, तो 250-300 रुपए तक के भाव अगर दिखते हैं तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी सर। बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए पूछा था तो 200-250 मिल जाएंगे। लक्ष्य जी आपको होल्ड करिए लंबे समय के लिए। हाल फिलहाल के लिए 105 का स्टॉप लॉस, 125 से 135 तक के लेवल यहाँ दिख सकते हैं। दूसरा था EIL, यहाँ पर आपके पास थे 73 शेयर 220 के भाव पे और 30 रुपए का प्रॉफिट भी है। ये प्रॉफिट और बढ़ेगा सर, या क्या सलाह देंगे इन्हें? जी सर, इंजीनियर्स इंडिया में एक डेफिनेटली खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिन पहले ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और मोमेंटम बहुत शानदार लग रही है इसके अंदर। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे गेन हुए हैं। RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में यहाँ पे चल रहा है। मुझे लगता है कि इसको बेझिझक होल्ड ही करना चाहिए, बशर्ते आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के वहां पे ट्रेल कर दीजिए, तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप नुकसान में नहीं रहेंगे यहाँ पे। और इसको राइड करके चलिए। 275-300 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ सत्रों में देखने जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर चाहें तो थोड़े और भी खरीद सकते हैं, जैसे आपने कहा कि खरीदारी भी बनती है। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है जी, चलिए एक और हमारे पास कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं फटाफट। मुजाहिद हुसैन है, कश्मीर से कॉल कर रहे हैं। मुजाहिद जी स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी मेरे पास TCS की 23 शेयर्स है एट 4253। तो एनी स्टॉप लॉसेस? 4253। जी जी, बहुत ऊपर में आपका लिया हुआ शेयर है ये। खैर फिलहाल क्योंकि TCS की बात हमने थोड़ी देर पहले ही की और रिजल्ट आए हैं, थोड़ी सी वहाँ पे बाजार नाखुशी दिखाता हुआ, लेकिन फिलहाल इस भाव पे पंकज जी इनके इस लेवल पर अब क्या सलाह देंगे? इन्हें काफ़ी ऊपर में ले रखा है। डेफिनेटली सलाह तो सेम रहेगी। हो सकता है कि आने वाले कुछ सत्रों में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन 3050 से 3100 की रेंज में एक खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको बेचना नहीं है। अगर हो सकता है, अगर कैपेसिटी है तो एडिशन करने की सलाह रहेगी। और ऊपर के लेवल में जो टारगेट रहेंगे ये 4500 तक भी देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा समय आप आपके पास में रखिए इसको बेचने की जल्दबाजी ना करें। ठीक है हुसैन साहब, तो क्लियर है। आप ऐड भी कर सकते हैं। आप 3000 से जो 3150 तक के लेवल अगर आए बीच में, तो वहाँ आप एडिशन कर सकते हैं और आगे 4500 मतलब जो आपकी खरीदारी है उससे भी करीब करीब 250-300 रुपये ऊपर ये दिखा सकता है। बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, होल्ड करिए और ये टारगेट्स होंगे आपके 4500 के। चलिए समय समाप्त हो गया, पता नहीं लगा। खैर जाने से पहले पंकज साहब कोई डिस्क्लेमर्स? जी, ये मेरी अपनी निजी राय है। जो भी ट्रेडर्स अगर कोई काम कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार राय मशवरा करना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। सभी दर्शकों को हैप्पी वीकेंड और अगले हफ्ते के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।